बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 का एनर्जेटिक्स है, और इसमें भी ख़ास जो टॉपिक है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी। ठीक है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी हमें कैलकुलेट करना होता है। तो टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी, और साथ में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का जो डायग्राम है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी आज हम देखेंगे। वैसे तो ये लाइव क्लास में मैंने समझाया था, लेकिन मैंने कहा चलो आपको इसकी वीडियो भी शेयर कर दें। चलें जी, देखते हैं। हमारे पास केमिकल कैलकुलेशन है, और सबसे पहली आ जाती है बॉन्ड एनर्जी की ये वाली कैलकुलेशन, जो कि बुक में भी मौजूद है। तो सबसे पहले देखें कि ये हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, और ये ज़ाहिर है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जब कंबाइन होते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl बनता है। एग्ज़ाम में पेन ले लेते हैं बच्चों। एग्ज़ाम में आपके पास ये चीज़ें गिवन होंगी। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये दिस इज़ द बॉन्ड एनर्जी बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के दरमियान 436 है। ये गिवन होगा सब कुछ। ठीक है, ये सब कुछ आपके पास गिवन होगा। क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी गिवन है, HCl की बॉन्ड एनर्जी गिवन है। और हम थोड़ा सा ये बता दें कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, दीज आर द टू रिएक्टेंट्स। और जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो बॉन्ड जो है फॉर्म होते हैं। यानी कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए और नया बॉन्ड बन गया। बॉन्ड डिसोसिएशन के टॉपिक में भी आपने इसको पढ़ा था। चलें, अब क्या हुआ कि जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस हमारी जब कंबाइन होती है तो वो एनर्जी को क्या करती है? अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिससे हम कह रहे हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और जब प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सही है, लेकिन बात यह है कि हमें ना ओवरऑल रिएक्शन में जो एनर्जी, टोटल एनर्जी मालूम करनी होती है कि ओवरऑल रिएक्शन में क्या एनर्जी है, जिसे डेल एच कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी, डिफरेंस ऑफ हीट एनर्जी कितना है। ठीक हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन यानी कि डेल एच की कैलकुलेशन का जो प्रोसीजर है वो हम मालूम कर रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन हमें मालूम करना है कि वेदर इट इज़ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। द टोटल रिएक्शन जो है हमारा एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो चलें, तो करने का तरीका ये होता है, डेल एच हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, अब हाइड्रोजन गैस, अब ये आपको इस तरह करके लिखना ही पड़ेगा ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हाइड्रोजन गैस H2 कैसे बना था? कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हुए थे और उसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था। क्लोरीन है Cl2, तो क्लोरीन, दो क्लोरीन के एटम्स से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इनके बीच में होता है। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लाजमी करनी होगी। वैसे तो एग्जाम में आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही ऑलरेडी आती है, अगर ना आए तो यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। अब दो मॉलिक्यूल हैं HCl के, तो आपने HCl के दो मॉलिक्यूल बनाए, और हम जानते हैं कि H और Cl के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है ना। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7वां। ठीक है, जो एक सिंगल बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आसान सान में हाइड्रोजन, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और एक ही मॉलिक्यूल है। क्लोरीन का यहाँ पर कोई भी मोल नहीं है तो वो 1 है, तो एक ही मॉलिक्यूल बना। अब आपने क्या करना है? आपने पता करना है, अच्छा इसको हमने रब कर देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको। अब आगे चलते हैं कि हाउ मेनी बॉन्ड्स वी हैव इन द रिएक्टेंट। अब हाइड्रोजन का एक ही मोल है, क्लोरीन का एक ही मोल है, और HCl हमारे पास 2 मोल हैं। तो अब आपने क्या करना होता है कि टोटल एनर्जी या डिफरेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपने मालूम करना होता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट या ओवरऑल एनर्जी हमारे इस रिएक्शन में कितनी है, जिसे डेल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल एच मालूम करने का एक फार्मूला है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स, जाहिर है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स वो रिएक्टेंट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या कर देना है? रिएक्टेंट की एनर्जी को सम कर देना है। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ऐड हो रहे हैं और इनकी एनर्जी को सम कर देना है, और उसमें से माइनस कर देना है कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है, यानी कि एनर्जी रिलीज्ड बाय फॉर्मिंग द बॉन्ड। ठीक है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए जो कि रिएक्टेंट थे और नए बॉन्ड बने जो कि प्रोडक्ट था। अब आपने करना क्या है? तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स, तो H और H कितने बॉन्ड्स थे? एक बॉन्ड था। ये देखें, एक बॉन्ड है, तो हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 436 से, हमारा आंसर आ गया 436। उसको सम करेंगे किससे?
क्लोरीन से, तो क्लोरीन में भी एक ही बॉन्ड है, ये देख सकते हैं बॉक्स में लिखा हुआ है, एक ही बॉन्ड है, तो कितना है 242। 242 को हमारा एक ही मोल है, तो 242 को एक ही बॉन्ड से आपने, क्योंकि एक ही सिंगल बॉन्ड है तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 242 ही रहेगा, माइनस कर दिया प्रोडक्ट के बॉन्ड एनर्जी से, ठीक है। प्रोडक्ट की जो HCl की बॉन्ड एनर्जी है, यानी HCl यानी कि एक मॉलिक्यूल की, यानी कि HCl मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी अगर 431 है, तो अगर 2 मॉलिक्यूल यानी कि 2 बॉन्ड्स हों तो कितनी होगी, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया, 862 आंसर आ गया। अब बस कुछ नहीं करना, ये सम ऑफ एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट करा और 678 में से माइनस 862 किया, तो आपको पता है कि साइन बड़े की आएगी और एक प्लस हो और एक माइनस हो तो करते भी माइनस हैं, तो ये आ जाएगा -184 किलो जूल पर मोल। यूनिट लिखना लाजमी, और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें हीट एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज होती है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। ये लाइव क्लास में भी मैंने समझाया था, तो मैंने सोचा कि ये आपको एक क्लियर पिक्चर इससे भी मिल जाएगा, आसानी हो जाएगी पढ़ने में। तो ये एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी आप करके जाएंगे। चलें जी, अब नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल हैं, ये तीनों आप कर लेंगे तो अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब ये आपके अभी प्री बोर्ड में आया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कंबाइन होते हैं तो अमोनिया बनता है, और यहाँ पर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई थी। यहाँ ये क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी भी दी है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ, पेन ले लेते हैं, यहाँ पर बताया हुआ है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन का इतना है, एक मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो इतना है, और ये एक की बॉन्ड एनर्जी भी दी हुई है। तो हमें देखना है कि नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। हाइड्रोजन गैस H2 होता है, तो हाइड्रोजन गैस के बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दी भी होगी, अगर नहीं दी हो तो आपने बैलेंस करना है। हाइड्रोजन के कितने जो बॉन्ड्स हैं वो दैट इज़ 3 मोल्स हैं, तो हाइड्रोजन गैस के 3 मोल्स हैं, ये देखें इस तरह बता दिया है मैंने आपको। हाइड्रोजन गैस के कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड हैं, देयर आर 3 बॉन्ड्स, ठीक है। इसी तरह अमोनिया NH3 जो है हमारे पास अमोनिया गैस बनी, तो इसके कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो आपने स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखें तो कैसे आपने देखा कि NH3 कैसे बना, हम जानते हैं कि अमोनिया नाइट्रोजन 5th ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, 5th ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, तो इसके अराउंड हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये जो एक लोन पेयर होता है ये सबको पता है, तो इसके साथ कौन कनेक्ट है, 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो ये इस तरह बॉन्ड बना NH3, ठीक है, ये NH3। ये जो सिंगल बॉन्ड है वो बॉन्ड जो है दूसरे एलिमेंट के साथ बनाता है, लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इस तरह ये NH3 बन गया। तो NH3 के कितने मॉलिक्यूल्स थे, NH3 के 2 मोल्स थे, ठीक है, 2 मोल्स का मतलब आपने 2 मॉलिक्यूल बनाए NH3 के। हाउ मेनी टोटल बॉन्ड इट हैज़, देखें अब आप आ जाएं ज़रा न्यूमेरिकल पर, तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का 1 मोल है, यानी कि N और N, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 मोल हैं और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल बॉन्ड यहाँ पर 1 बॉन्ड है, और टोटल बॉन्ड यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है, यानी हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड बने, हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर अमोनिया है, NH3 है, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये जो आपके इधर दिया हुआ भी, ये देखें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान कितने बॉन्ड है, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, इधर आए तो चौथा ये रहा, 5वां ये रहा और छठा ये रहा। तो हाउ मेनी बॉन्ड्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज़ देयर, दैट इज़ 6। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की तादाद टोटल कितनी है, यहाँ पर 6 है, 6 बॉन्ड मौजूद है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो दोबारा समझ लें, नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड है, हाइड्रोजन के अगर आप देखें तो 3 बॉन्ड हैं, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड हैं वो हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड यहाँ पर 6 हैं, सही है। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको, ठीक है, समझ में आ गया कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान देयर आर 6 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स थे हमारे पास, मैंने डब्बे में भी डाल दिए बॉक्स में कि 6 हैं। चलें, बस ऑल यू हैव टू डू इज़ टू अप्लाई द फॉर्मूला। ओवरऑल एनर्जी चेंज, हमें पता है कि यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन ओवरऑल हमें जो चेंज जो रिएक्शन में है वो देखना है, दैट इज़ डेल H, ठीक है।
तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, कितनी एनर्जी लगी कि बॉन्ड ब्रेक हो जाए। ये सिंगल था तो ये यानी कि यहाँ पर ये वन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान एक ही बॉन्ड है और वन को आपने मल्टीप्लाई कैसे किया 941 से, तो ये रहा। और हम जानते हैं कि रिएक्टेंट को हमें क्या करना है, सम करना है, क्योंकि ये बीच में देखें सम लगा हुआ है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, अगर प्रोडक्ट होते तो भी, अगर अभी एक और भी अगर हमारे पास प्रोडक्ट होता तो हमने दोनों को सम करना था। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, तो ये नाइट्रोजन का जो था 1 बॉन्ड था, इसके हाइड्रोजन हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड हैं, दोबारा लिख दिया। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के जो हैं टोटल 6 बॉन्ड हैं। तो बस इस फिगर से आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो कि है 436। इसके अलावा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड देर आर टोटल 6 बॉन्ड्स, तो 6 से आपने 391 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ये रिएक्टेंट थे, इन दोनों को सम किया और प्रोडक्ट को इसमें से माइनस कर दिया, तो -97 किलो जूल पर मोल है और माइनस साइन इंडिकेट्स दैट दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसकी लाजमी प्रैक्टिस करिएगा, एग्ज़ाम में इनमें से कोई एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। ठीक है, चलें जी हम आगे मूव करते हैं। ये जी न्यूमेरिकल आ गया, ये मीथेन, और ये आपके फर्स्ट टर्म में आया था। मीथेन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, तो वर्ड इक्वेशन में देख सकता है, आपने बैलेंस लाजमी करना है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, ऑक्सीजन O2 है, कंबशन रिएक्शन है, मैंने पहले भी बोला था दिस इज़ अ कंबशन रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो जब भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब यहाँ देख लें कि बॉन्ड कैसा है कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं जो मैंने कर दिए है। ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन O2 का मतलब है, ये देखें पेन भी ले लेते हैं, O2 का मतलब है कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं। ऑक्सीजन के दरमियान मैंने ये बताना चाह रही थी कि डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड सबको याद है, डबल कोवलेंट बॉन्ड की बेस्ट एग्जांपल ऑक्सीजन है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बेस्ट एग्जांपल नाइट्रोजन है, तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। दूसरी चीज़ आपको ये बतानी थी कि ये बैलेंस हुआ हुआ है, तो यहाँ पे 2 मोल हैं ऑक्सीजन के, तो एक तो ये ऑक्सीजन हो गया। ओह, पेन को थोड़ा सही कर लेते हैं। अच्छा चलें, अब हम आते हैं, हमने ये कहा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे हाउ मेनी मोल्स इट हैज़, 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, तो ये रहा एक और। ठीक है, ये 2 मोल्स हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, आपने कोवलेंट बॉन्ड में एग्जाम्पल में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड, ठीक है, फिर कार्बन और ऑक्सीजन का दूसरा बॉन्ड। तो हाउ मैनी यहाँ पे हाउ मैनी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इट हैज़ 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। सबको समझ में आ गया। कार्बन ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं। इसी तरह पानी है, पानी क्या होता है, ऑक्सीजन, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसमें देखा, तो ऑक्सीजन छठे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ऑक्सीजन हमारा 6 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, और आपको बताया हुआ कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं वो 4 होते हैं, और ये रहा आपका 5वां और छठा इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 2 लोन पेयर होते हैं, मैंने बताया हुआ है ना, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर होता है। अब हाउ मैनी, अच्छा बैलेंस इक्वेशन में देखें तो पानी के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 हैं, तो यहाँ 1 बना हुआ है और एक और हम बना रहे हैं, ये रहा। सबको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर अब हम कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर कार्बन, अब आप चाहें तो इस तरह लिख लें कि कार्बन हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड हैं, 4 है, ये रहा 1, ये रहा 2 कार्बन हाइड्रोजन, ये रहा 3 नीचे, और ये रहा फिर 4 कार्बन हाइड्रोजन। तो देयर आर 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। O2 का मतलब है ऑक्सीजन गैस 2 बार, ये रही ऑक्सीजन गैस 2 बार, तो हाउ मैनी ऑक्सीजन बॉन्ड, तो ये 2 हो गए। ठीक है, 2 ऑक्सीजन के बॉन्ड है। यहाँ मैंने आपको बता दिया था कार्बन ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन लोन पेयर मिटा देते हैं ताकि आपको अब समझ में आ जाए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का दूसरा बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तीसरा बॉन्ड, और फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 4th बॉन्ड। तो देयर आर 4 OH
बॉन्ड्स, ठीक है। अब वैल्यूज़ हमें गिवन है, हमें कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज़ हमें गिवन है। कार्बन हाइड्रोजन की वैल्यू है 413, तो ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वैल्यू है 413, ये ने 413 लिखा और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, सही है। इसके बाद आपको पता है फॉर्मूले में सम करते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हैं हमारे पास, 2 हैं, तो 2 से आपने 495 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 495 को आपने मल्टीप्लाई किया। फिर आपके फॉर्मूले में क्या होता है कि बॉन्ड प्रोडक्ट में जो बॉन्ड एनर्जी रिलीज हो रही थी वो आपने लिखना होता है, ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो ये 2 लिखा हुआ है। कार्बन ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड ऊपर मैंने आपको समझा दिया था, तो 799 किससे मल्टीप्लाई होगा, 799 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। चाहे तो आप यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लें और प्लस करेंगे आप ये वाटर के बॉन्ड्स को, यानी कि OH के बॉन्ड्स को। 4 लिखा क्योंकि 4 OH के बॉन्ड है, OH की वैल्यू क्या है 436, 436, सही है। अब आपने क्या किया, ये 4 को 413 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आंसर आ जाएगा। 2 को 2493 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा आपका 2642 आएगा आंसर। इधर आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है 799 को, और 4 से 436 को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जब आप सम करेंगे योर आंसर विल बी 3450, और जब आप इनको माइनस कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -808, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो ये मैंने क्लियरली आपको समझा दिया है, ठीक है। चलें जी, इसको रब कर देते हैं और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मैं आपको दोबारा से, अगर यहाँ पे आप ये पॉज करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे आपने यूनिट लिखना है किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये यूनिट आपने लाजमी लिखना है 808 किलो जूल पर मोल। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। हमारा ग्राफ है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का, हमारा ग्राफ आ गया। एग्ज़ाम में इस पाथवे की एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की इंटरप्रिटेशन मांगता है, तो अब आप सुन लें। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे ड्रॉ होती है ये भी बता दूं। ये जो आप एरो देख रहे हैं, ये क्योंकि हमें एग्जाम में ड्रॉ करना होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉ होती है, ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी इज ड्रॉ फ्रॉम द रिएक्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी को आप रिएक्टेंट से ड्रॉ करना शुरू करते हैं अप टू द पीक ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट से कहाँ तक जाएगा, पीक ऑफ कर्व, ठीक है, पीक ऑफ कर्व भी कह सकते हैं हम इसको। ये बात समझ में आ गई। पीक ऑफ कर्व रिएक्टेंट से स्टार्ट होगा और कर्व तक जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट जाएगा कर्व तक। दिस इज द वे टू ड्रॉ द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि आप उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को बता रहे हैं कि कितना हाई अप या कितना राइज हुआ। दूसरी चीज़ हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी रिलीज़ को कैसे बताते हैं, हम वो बताते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक के जो डिस्टेंस है उसको आप कहते हैं या तो एनर्जी रिलीज हुई है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई है, जिसे डेल एच कहते हैं। क्या कह रहे हैं आप, डेल एच, जो आपको लेवल डायग्राम करनी होती है पेपर में। तो वो रिएक्टेंट से कहाँ तक बनती है, प्रोडक्ट तक, ठीक है, ये डेल एच इसको कहा जाता है, विच इज़ अ डिफरेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कि फिक्स होती है। चलें, ये चीज़ें थोड़ी सी मैंने हाईलाइट कर दी हैं। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि आप कैसे याद रखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ग्राफ कैसे बनेगा और एंडोथर्मिक में ग्राफ कैसे बनेगा। तो होता क्या है कि वाई एक्सिस पे आपने एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी लेनी होती है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द स्टोर्ड एनर्जी प्रेजेंट इन द केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है, और ये रिएक्शन प्रोग्रेस है, यानी कि कितना रिएक्शन को टाइम लग रहा है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। चलें जी, बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। सिस्टम से कहाँ जा रही है एनर्जी, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, ठीक है।
ये हमारी डेफिनेशन हो गई। और फिर अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इसकी बात करें कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि हाउ डू यू इंटरप्रेट द ग्राफ, ग्राफ की इंटरप्रिटेशन कैसे है, तो आप बताएंगे कि रिएक्टेंट हैज़ मोर एनर्जी। आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट एक हाइट पे रखा हुआ है, इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जबकि प्रोडक्ट इज़ एट ए लोअर लेवल, प्रोडक्ट कहाँ पे है, लोअर लेवल पे है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है। तो आप इंटरप्रिटेशन में यही लिखेंगे कि रिएक्टेंट हैज़ मोर एनर्जी स्टोर्ड इन देयर केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने बताना है कि भाई ये डेफिनेशन, अब इसको रब कर देते हैं कि आपने ये बता दिया कि रिएक्टेंट हैज़ अ मोर एनर्जी स्टोर्ड इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं, एंड ये जो ग्राफ है एक्सोथर्मिक का जो ग्राफ है, इसमें क्या हो रहा है कि न्यू बॉन्ड्स इन अ प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड, ठीक है। न्यू बॉन्ड जिसमें बन रहा है वो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर है, मोर स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप बताएंगे कि प्रोडक्ट के अंदर जो न्यू बॉन्ड, जाहिर है कि ये रिएक्टेंट में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड बनता है। तो जो न्यू बॉन्ड बना है प्रोडक्ट का, दैट इज़ न्यू बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर, स्टेबल, दैट्स वाई इट हैज़ लेस एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। ये स्टेबल भी हो गया, ठीक है, स्टेबल, दैट्स वाई इसकी एनर्जी क्या है, लेस है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि इसकी प्रोडक्ट ये नीचे क्यों है, इसकी एनर्जी लो क्यों है, ज़ाहिर है रिएक्टेंट हमें ग्राफ से भी पता चल रहा है, रिएक्टेंट मोर एनर्जी रख रहा है, हाइट के ऊपर है, जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, लेस है। इट इज़ लेस बिकॉज न्यू बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट एंड इट इज़ स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल, दैट्स वाई इट हैज़ अ लेस एनर्जी, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, अभी हम ये भी बात कर रहे थे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ना बच्चों, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, और वो गोइंग टू द सराउंडिंग एंड इट इज़ गोइंग टू द सराउंडिंग। तो ये थोड़ी थोड़ी सी बातें थी, ये मैंने आपको बताना था कि अच्छा, कंबशन रिएक्शन की एक्सोथर्मिक की बेस्ट एग्जांपल जो है वो कंबशन रिएक्शन है, जो भी हमने पीछे कैलकुलेशन में बात की कि मीथेन और ऑक्सीजन जो है, मीथेन ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी रिलीज होती है और वो हीट एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी बातें हमने कर ली। इस तरह आपको याद रहेगा कि ये ग्राफ की इंटरप्रिटेशन क्या होती है, एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलें जी, एंडोथर्मिक पे आ जाएं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एंडो का मतलब है इनसाइड, ठीक है ना, थर्मिक का मतलब हीट, हीट एनर्जी को क्या करेगा, ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक हो गया। इसके ग्राफ को अगर आप देखें तो रिएक्टेंट्स जो है वो आपको लोअर एनर्जी पे नज़र आ रहे हैं, यानी कि लोअर एंडोथर्मिक रिएक्शन में लोअर स्टोर्ड एनर्जी होती है केमिकल बॉन्ड्स के अंदर। और इस रिएक्शन के अंदर जो एंडोथर्मिक की ख़ास बात है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर्ड हो रही है फ्रॉम द सराउंडिंग। एनर्जी कहाँ से स्टोर्ड हो रही है, फ्रॉम द सराउंडिंग स्टोर्ड हो रही है। और फिर ख़ास बात यह है कि इसमें भी जाहिर है कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है, एंडो का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी ताकि बॉन्ड क्या हो सकें, ओल्ड बॉन्ड यहाँ पे रिएक्टेंट में ब्रेक हों और नए बॉन्ड फॉर्म हो सकें, सही है। और फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है ऊपर है, तो द प्रोडक्ट स्टोर्ड दिस एक्स्ट्रा एनर्जी एंड सो दे एंड अप एट अ हायर लेवल। तो प्रोडक्ट ने जो एनर्जी स्टोर्ड कर ली थी तो इस वजह से वो हायर लेवल पे है, या आसान जान में आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, प्रोडक्ट की जो ये एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। देखें हाइट पर है ना, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है। और ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो एब्जॉर्ब्ड हुई थी उसकी वजह से भी ये इसकी एनर्जी क्या हुई, ज़्यादा हो गई, और जिसकी वजह से ये ग्राफ में हायर अप है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो ये बच्चों, ये छोटी सी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन देनी थी। उम्मीद है कि आज की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। लाइव क्लास में वैसे ये समझा दिया था, तो लेकिन मैंने कहा कि एक दफ़ा और आपको जहन नशीन हो जाए। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।